तो बिना देरी के शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन जानते हैं। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है सजीव मीन्स लिविंग, एंड लॉजी का मतलब होता है अध्ययन मीन्स स्टडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, टू स्टडी ऑफ लिविंग्स मीन्स सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने किया था जिनके नाम हैं लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क, ट्रेविरेनस इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। जीव विज्ञान में इसकी शाखाएं, तो शाखाएं हम लोग 2 पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि 55 प्लस इसकी ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की, लेकिन हमको मेनली 2 पढ़नी है अभी, बॉटनी एंड जूलॉजी, 2 ही पढ़नी है अभी। बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, इसमें हम पौधों की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान, इसमें हम जंतुओं की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। वनस्पति विज्ञान के जनक, तो बॉटनी के फादर कौन है, थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। इन्हें ही जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा है सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी। ये क्या है, ये मेनली हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, मतलब बॉडी का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनती है बॉडी। तो सबसे पहले आती है सेल मीन्स कोशिका। ये हमारे शरीर का सबसे छोटा भाग होती है। इनका विखंडन मीन्स ये टूट टूट के टुकड़ों में बटती है और बहुत सारी बन जाती हैं कोशिकाएं, तो ये मिलके टिश्यू का निर्माण करती हैं, मीन्स टिश्यू बनता है इनसे। टिश्यू मतलब ऊतक या उत्तक, तो ऊतक फिर इसी तरीके से बनते हैं और बहुत सारे ऊतक बनते हैं। तो एक जैसे जो ऊतक होते हैं वो मिलके ऑर्गन बना देते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऊतक मिलके ऑर्गन मीन्स अंग बना देते हैं। अब यही अंग मिलके हमारा अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र का मतलब ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से बनती है हमारी बॉडी। इसी तरीके से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब आते हैं अपने पहले चैप्टर पे जिसका नाम है कोशिका, सेल। तो आप लोगों को पता होगा कि जीव विज्ञान की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। ये बात कही थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कही थी ये बात कि जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी, साइटो का मतलब होता है साइंस में सेल मीन्स कोशिका, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन करना, यानी कि कोशिका का अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हैं सेल्डन और स्वान। सेल्डन, स्वान, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था। अब आते हैं ये सेल की डिस्कवरी, खोज के बारे में। तो रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले फाइंड की थी, डिस्कवर की थी सेल, लेकिन वो डेड सेल थी, मीन्स मृत, मरी हुई कोशिका थी, छाल थी एक कोई। आगे आते हैं एंटोनी लुवेनहॉक। एंटोनी लुवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, लाइव सेल की, लाइव सेल थी, और वो सेल थी प्याज की कोशिका, ओनियन सेल थी वो। अब कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस देखते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, शुतुरमुर्ग का अंडा, सेल ऑफ ऑस्ट्रिच एग। संसार की सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, जीवाणु की होती है, बैक्टीरिया की। मनुष्य में सबसे बड़ी व लंबी कोशिका मीन्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट, मतलब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो होता है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स बोलते हैं जिनको। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, वो होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कण।
अब हम आते हैं पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के भाग। सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, मीन्स सेल वॉल। यह पादप कोशिका में पाई जाती है और यह पादपों की बाहरी आवरण है। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पादप कोशिका मतलब होता है प्लांट सेल। ठीक है, तो जब भी पादप वर्ड आएगा तो आप प्लांट से रिलेट करेंगे उसको। पादप कोशिका में पाई जाती है और यह पादपों का बाहरी आवरण होता है, मीन्स ये आउटर लेयर होती है प्लांट सेल की। यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। अब ये सेलुलोज क्या चीज़ है? तो सेलुलोज ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है, पादपों का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो वो सेलुलोज होता है। नंबर 2, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स। यह पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका मैंने बताया आपको, प्लांट सेल। जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल में दोनों में पाई जाती है। यह जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है। ये एनिमल सेल का आउटर लेयर होती है। तो अभी पहले मैंने बताया था कि सेल वॉल में ये प्लांट सेल का बाहरी आवरण है, प्लांट सेल की आउटर लेयर है। लेकिन कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन्स किसकी होती है? जंतु कोशिका की बाहरी आवरण होती है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन्स फास्फोलिपिड्स की बनी होती है। अब ये फास्फोलिपिड्स क्या है? फास्फो का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप का कोई एलिमेंट। लिपिड का मतलब होता है साइंस में वसा। तो ये इसका मतलब हो गया फास्फोलिपिड्स का कि फॉस्फेट वाला कोई भी वसा। अब आते हैं केंद्रक पे, यानी न्यूक्लियस। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से पढ़िएगा। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक न्यूक्लियस की खोज की थी। यह कोशिका का सबसे बड़ा भाग होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो न्यूक्लियस है, केंद्रक है। इसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी बोला जाता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है। केंद्रक द्रव्य का मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये केंद्रक द्रव्य क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? तो यह एक कलरलेस पार्ट होता है, कलरलेस होता है, ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। ये क्रोमेटिन का बना होता है। क्रोमेटिन क्या है? ये धागे नुमा संरचना होती है क्रोमेटिन, जो कि प्रोटीन व डीएनए की होती है। अभी आगे इसमें डीएनए के बारे में भी पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ से बहुत सी चीज़ें निकलेंगी, जैसे कि क्रोमेटिन है, ये गुणसूत्र आएंगे फिर यहाँ से। तो गुणसूत्र जब आगे पढ़ेंगे कभी तब बताएंगे कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर्स ह्यूमन बींग्स में, यानी 46 नंबर में 46 होते हैं, वैसे 23 पेयर्स होते हैं। खैर, अगला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये मेनली डीएनए और आरएनए का बना होता है। डीएनए मतलब डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अभी इनको विस्तार से पढ़ेंगे। नंबर 4 है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। इन्हें ये श्रेय मिल गया। वैसे तो ये बहुत लोग हैं इनमें शामिल, जैसे कि सबसे पहले इसको इंसेक्ट में देखा वह इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। किन्होंने? कॉलिकर बेंडा जी ने रखा था। पादप कोशिका मीन्स प्लांट सेल में किसने देखा था? मेब्स ने, वैज्ञानिक मेब्स। सबसे पहले लिवर से इसको अलग किसने किया था? मीन्स निकाल के इसको अलग किया था सबसे पहले लिवर, यकृत से। क्या नाम है उनका? वेंसले। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए व राइबोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए राइबोसोम होता है। और मैं आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें 2 झिल्ली होती है, 2 लेयर होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ कोशिकीय श्वसन होता है, मीन्स सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। और हमारी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही स्टोर होती है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये याद रखने वाली बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। यह प्लांट सेल, पादप कोशिका व आरबीसी में नहीं होता है।
प्लांट सेल एंड आरबीसी में नहीं होता है। और ये सिंगल लेयर होती है, एक झिल्ली इसमें पाई जाती है, इसकी आउटर लेयर में सिंगल झिल्ली होती है। इसको सुसाइडल वेसिकल कहा जाता है, आत्मघाती थैली। और क्या कहा जाता है? एटम बॉम्ब कहा जाता है, परमाणु बम भी कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाहरी घटक, वायरस और बैक्टीरिया जैसे होते हैं, बाहरी घटक होते हैं ये, इनको नष्ट करने के लिए ये इतनी मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्वांटिटी में बनती है हमारी बॉडी में, लाइसोसोम्स बहुत ज़्यादा बनती हैं जिससे ये बैक्टीरिया वायरस को किल कर दें। लेकिन कभी कभी इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि ये अपनी ही थैली को डैमेज कर देती हैं, मतलब खुद में ही विस्फोट कर देती हैं, खुद में ही नष्ट हो जाती हैं। इस वजह से इसको सुसाइडल वेसिकल कहा जाता है। इसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें आंतरिक कोशिकीय पाचन होता है, मीन्स इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। अब ये क्वेश्चन है कि इंटरसेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है, आंतरिक कोशिकीय पाचन कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? लाइसोसोम में। पीछे क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, मतलब कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय पाचन, आंतरिक कोशिकीय पाचन से इंटरसेलुलर डाइजेशन कहाँ होता है? लाइसोसोम में। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलेड ने। पैलेड नाम के वैज्ञानिक थे। यह कोशिका का सबसे छोटा भाग है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोशिका का सबसे छोटा भाग कौन है? राइबोसोम। झिल्ली यहाँ होती नहीं है इसकी। यह पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, मीन्स प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। यह आरएनए व प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की, मेनली प्रोटीन की बनी होती है, आरएनए एंड प्रोटीन। यहाँ प्रोटीन मैक्सिमम होता है इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, मीन्स फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन फैक्ट्री क्या चीज़ होती है, तो वो राइबोसोम को बोलते हैं। यह अंतःप्रद्रव्य जालिका में होता है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, आगे पढ़ेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम डीएनए आरएनए को थोड़ा पढ़ लें, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है डीएनए एंड आरएनए। ये पहला तो क्वेश्चन यही है कि ये किसके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं डीएनए आरएनए। इनमें डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, फुल फॉर्म। डीएनए की फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। इसको याद रखना सरल है कि वाटसन ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलता है, तो इसकी खोज, डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। ये आपको पता होगा कि इसमें हेलिक्स मॉडल होता है, द्विकुंडलित होती है डीएनए की संरचना, आपको पता होगी, इस तरीके से होती है डीएनए। ये केंद्रक में होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, पादप कोशिका मीन्स प्लांट सेल में होता है, और भी अगर डीप जाया जाए तो प्लांट सेल में कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये आनुवंशिक होते हैं, मीन्स जेनेटिक होते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं डीएनए, इनसे पहचान की जाती है। अब आते हैं आरएनए पे, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। यह केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों में होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण करता है आरएनए। अब आते हैं वैक्यूलस पे, रिक्तिकाएं। इसकी खोज की थी गार्नियर ने। गार्नियर वर्ड नहीं भूलेंगे आप, इसका तो बहुत ऐड आता है। पादप व जंतु दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसमें लेयर भी होती है, झिल्ली भी होती है। पादप व जंतु मीन्स एनिमल एंड प्लांट सेल दोनों में पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ का संग्रहण, मीन्स स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टोरेज करते हैं ये, इसीलिए इसे पॉकेट ऑफ सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका की जेब कहा जाता है। इसी वजह से जब इमरजेंसी हो, हमें फूड ना मिले, मान लो बहुत टाइम तक फूड नहीं मिलता है, 1 दिन हो जाए 2 दिन हो जाए, तो ये स्टोर करके रखती हैं, जानती हैं कभी मिला फूड नहीं मिला तो ये एनर्जी देती रहेंगी हमको, इसीलिए इनको पॉकेट ऑफ सेल बोला जाता है। प्लांट सेल में इसका आकार बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में छोटी होती हैं। अब आते हैं गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी पे। इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्जी ने, कैमिलियो गोल्जी। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, पादप व जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है गोल्जी बॉडी। इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन को इकट्ठा करना,
बंडल के रूप में, मतलब बिखरी हुई होती है, जो भी प्रोटीन बिखरे हुए होते हैं उनको कलेक्ट करके एक जगह लाना, मीन्स कलेक्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को इकट्ठा करने का काम गोल्जी का है। इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रास्ता देती रहती है, मतलब रुकावट को सब दूर करती हुई जाती हैं सेल को। प्रोटीन सारा इकट्ठा होकर एक जगह आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए जगह बनाती हैं, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल बोलते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय को। अब आते हैं इसके बारे में बताएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या चीज़ होती है ये। इसकी खोज की थी पोर्टर ने, पोर्टर वैज्ञानिक ने खोज की थी। यह एक झिल्लियों का जाल है जो केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। केंद्रक झिल्ली व कोशिका झिल्ली के बीच में होता है, और ये दो तरीके का होता है, 2 टाइप्स ऑफ ER बोलेंगे, ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक होता है रफ ER, एक होता है स्मूथ ER। रफ मीन्स खुरदरा ER, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, मतलब ज़्यादा मजबूती से टिका रहता है मतलब ये। और ये राइबोसोम में, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ये मतलब राइबोसोम प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है स्मूथ ER, ये लिपिड सिंथेसिस का करता है, ये वसा का संश्लेषण करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, इसका काम है वसा संश्लेषण, और ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। अब आते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स मीन्स लवक। इसकी खोज की थी हैकेल ने। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, मीन्स ओनली प्लांट सेल में इनकी प्रेजेंस होती है, केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः पादपों को रंग देते हैं। ये जो प्लांट सेल्स हैं उनको रंग देते हैं प्लांट्स को, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, कोई गुलाबी होता है, इस तरीके से पौधों को रंग देते हैं। 3 तरीके के होते हैं ये प्लास्टिड्स लवक। पहला है क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं पर्णहरित। ये याद रखना है आपको, क्लोरोप्लास्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, प्लास्ट है ये यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट मीन्स पर्णहरित, ये ग्रीन कलर देता है। नंबर 2 है ल्यूकोप्लास्ट मीन्स श्वेत वर्णक, ये वाइट कलर देता है। नंबर 3 है क्रोमोप्लास्ट, ये है पर्ण रहित, ध्यान रखना ये पर्ण रहित है क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है, ग्रीन, वाइट और ट्रांसपेरेंट, इन 3 कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर देता है ये पर्णहरित क्रोमोप्लास्ट। एनिमल किंगडम, जंतु जगत को पढ़ने के लिए हमें वैज्ञानिकों ने पहले तो इनको विभाजित किया, वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले 2 किंगडम बनाए गए थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, द्विजगत वर्गीकरण किया गया। उसमें प्लांट्स को अलग और एनिमल्स को अलग, मतलब पादप को अलग और जंतुओं को अलग किया गया। इससे हमको सुविधा हो गई कि प्लांट्स सारे एक किंगडम कर दिया गया, एनिमल्स का एक किंगडम बना दिया गया। ये काम किया था कार्ल्स लीनियस ने, इनको फादर ऑफ एनिमल किंगडम भी कहा जाता है, कार्ल्स लीनियस। इसके बाद आए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पर, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, त्रिजगत वर्गीकरण। ये किया था वैज्ञानिक हैकेल ने, त्रिजगतीय वर्गीकरण हैकेल जी ने किया था। इन्होंने क्या किया, प्लांट्स, एनिमल, ये तो पहले से थे ही 2 जगती में, उसके बाद इन्होंने प्रोटिस्टा को भी ऐड कर दिया था। उसके बाद नंबर आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, 5 जगत वर्गीकरण का। ये इम्पॉर्टेंट है, R.H. वेइटेकर ने इसको डिफाइन किया था, R.H. वेइटेकर ने ये वर्गीकरण किया। इन्होंने क्या किया कि प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा ये तो मिल ही गए, उसके बाद 2 चीज़ें इन्होंने और ऐड की, एक तो मोनेरा और एक फंगी या फंजाई, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो इसको, फंजी या फंगाई, कवक बोलते हैं जिसको हिंदी में। अब आते हैं हम एनिमल किंगडम, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा, ये 2 भागों में बांटा जाता है। कार्डेटा का मतलब होता है कशेरुकी। सबसे पहले हम कशेरुकी की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसमें, प्रॉपर्टी जो हम इनको कशेरुकी बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, इनमें मेरुदंड यानी बैकबोन,
यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है। ये सारे क्वेश्चन ही समझिए आप, आपको खुद पता लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर लगाएंगे, आप समझेंगे सारे क्वेश्चन ही हैं, आपको कोई थ्योरेटिकल नहीं है। तो सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। आप नोट्स बनाएं, मैं नोट्स इसीलिए मैंने बनाए हैं कि आप भी इससे देख के प्रभावित हों, आप खुद से नोट्स बनाएं, चाहे आप जैसे बनाएं, आप वीडियो देख के बनाएं या फिर आपको ये सब मेरे नोट्स ही मिल जाएंगे ये PDF में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप या मेरा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब में जाके मेरे चैनल पे जाके उसके अबाउट में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कॉर्डेटा की, इनमें बैकबोन होता है। कहाँ पे पाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉर्सल साइड, वो डी लिखा है, DORSAL, डॉर्सल साइड मीन्स पृष्ठीय भाग में, यानी हमारे पीछे वाले पोर्शन में बैकबोन पाई जाती है। ये प्रॉपर्टी थी। इस मेरुदंड में खोखली जगह होती है जिसमें नोटाकॉर्ड लिक्विड होता है। अब ये नोटाकॉर्ड को नोटाकॉर्ड ही बोलते हैं हिंदी में भी, तो आप कंफ्यूज ना हो। हिंदी होगी मैं बताता चलूँगा क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूँ तो आपको हिंदी की कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में जो हिंदी में इंग्लिश नहीं लिखी उसको मैं इंग्लिश में भी बताता चलूँगा, परेशान नहीं होना आपको। इस मेरुदंड में खोखली जगह हुआ करती है, अभी नहीं, जब हम बच्चे थे, बिल्कुल बच्चे थे तब उसमें नोटाकॉर्ड लिक्विड होता है और ये लिक्विड धीरे धीरे खत्म होता जाता है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं। कॉर्डेटा प्रॉपर्टी अगली देखते हैं। इनमें बैकबोन व वर्टिब्रेन यानी कशेरुकाएं होती हैं। बैकबोन तो होती है, उसमें छोटी छोटी हड्डियां निकली होती हैं इधर उधर, आपने देखी हैं फिगर में। तो इस वजह से हम लोग बॉडी का मूवमेंट करते हैं, जेस्चर बना सकते हैं, कोई भी पोज देते हैं, हम बॉडी को मूव कर लेते हैं इधर उधर कहीं भी, तो वो हम बैकबोन की वजह से ही कर पाते हैं। इनमें गलफड़े होते हैं, मीन्स गलफड़े यहाँ पे गिल्स की बात हो रही है। जब बच्चा भ्रूण होता है, भ्रूण अवस्था में, मतलब माँ के पेट में होता है, तो माँ के पेट में लिक्विड होता है। लिक्विड में सांस लेने के लिए हमारे फेफड़े काम नहीं करते हैं, उस टाइम पर होते हैं गिल्स। जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है उस टाइम पे उसके लंग्स, फेफड़े बनते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है ये गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं। इनमें पूंछ होती है, पूंछ, टेल, एनल टेल होती है, एनल टेल, तो पूंछ भी पाई जाती है। और ये पूंछ अवशेषी अंग है, इसका अब यूज़ नहीं रहा है तो धीरे धीरे ये गायब होती जा रही है, पहले बड़ी पूंछ हुआ करती थी। इनमें अग्र भाग में हृदय होता है, हार्ट होता है। कहाँ होता है? आगे साइड, यानी वेंट्रिकल पोर्शन में हार्ट होता है। अब बात करते हैं नन कॉर्डेटा में। तो इनमें ये सारी प्रॉपर्टियां जो थी ये नहीं होती हैं नन कॉर्डेटा में। सिर्फ एक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इनमें हार्ट होता है। कहाँ होता है? वो पृष्ठीय भाग में होता है, यानी डॉर्सल पार्ट में हार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैं पहले जूम कर दूं, आप देख लीजिए, मैं बता दूं क्या है। ये लिखे हुए हैं किंगडम, ये सारे लिखे हैं किंगडम। ये लिखा है रेस्पिरेशन ऑर्गन, श्वसन अंग। ये हृदय कोष्ठक है, हार्ट चैम्बर, और ये एग्जाम्पल्स हैं। तो एक एक करके मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले बनी थी फिश, जगत में आई थी सबसे पहले फिश। फिश का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स, यानी गलफड़े। इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कोष्ठक होते हैं। सारी मछलियाँ आती हैं करीब करीब, और शार्क को हम डॉग फिश बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है। मछली के बाद बने उभयचरी यानी एम्फीबियंस। इनका श्वसन अंग क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स, लंग्स और स्किन, मतलब गलफड़े, फेफड़े और त्वचा। जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे ये लोग सांस लेते हैं। हृदय कोष्ठक, हार्ट चैम्बर हैं 3 होते हैं। एग्जाम्पल है मेंढक, फ्रॉग। आगे आते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स पे। एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स बने थे। इनका श्वसन अंग होता है फेफड़े, लंग्स। इनके भी दिल में 3 भाग होते हैं, 3 कोष्ठक। एग्जाम्पल देखिए, छिपकली, सांप, कछुआ और मगरमच्छ। लिजार्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, टर्टाइस। रेप्टाइल्स के बाद बर्ड, पक्षी बने। इनमें भी श्वसन अंग लंग्स होता है, फेफड़े। इनके दिल में 4 कोष्ठक होते हैं, 4। ऑलमोस्ट सारे पक्षी आते हैं यहाँ पर, ऑस्ट्रिच भी आता है। बर्ड्स के बाद आया मैमल्स का नंबर, मैमल्स।
ये आपको पता होगा कि हम ह्यूमन बींग्स मैमल्स में ही आते हैं। स्तनधारी, हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है, फेफड़े। हमारे भी हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, व्हेल मछली और सील। ये क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, व्हेल ये आप इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिए। तो इसको आप देख लीजिएगा एक नज़र में। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का वर्गीकरण। किस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है, एक एक प्रॉपर्टी देखते चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखते हैं, ये एक कशेरुकी होते हैं। ये एक कशेरुकी होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। ये जलीय एक्वेटिक जीव होते हैं। इनमें ऊतक व अंग नहीं होते हैं, ऑर्गन एंड टिश्यूज अब्सेंट होते हैं इनमें। ये स्वतंत्र व परजीवी होते हैं। स्वतंत्र मीन्स फ्री स्टेट, परजीवी मीन्स पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट फ्री स्टेट में कौन से होते हैं? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये होते हैं फ्री स्टेट में। और जो भी ये फ्री स्टेट में होते हैं ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पैरासाइट्स में कौन होते हैं? परजीवी कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम, ट्रिप्नोसोमन। प्लाज्मोडियम और ट्रिप्नोसोमन ये पैरासाइट्स में होते हैं, परजीवी होते हैं ये। नेक्स्ट दूसरा है पोरीफेरा। पोरीफेरा, इनमें पोरी का मतलब होता है छेद, छिद्र, होल। तो इससे इसका नाम समझ में आ गया होगा कि ये पोरीफेरा मीन्स ये इनमें छेद होते हैं, छोटे 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 छेद पाए जाते हैं। ये जलीय जीव होते हैं और ये ज़्यादा छेद होने की वजह से पोर्स होने की वजह से स्पंज की तरह रिएक्ट करते हैं, यानी कि स्पंज वाले जीव किस श्रेणी में आते हैं? पोरीफेरा में। ये बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। ये यूकैरियोटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए ये यूकैरियोटिक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, साइकॉन, म्योनिया, स्पोंजिला और हाइलोनेमा, ये एग्जाम्पल थोड़े वैसे हैं, आप 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, मेन एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। बाकी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, इसलिए मैंने सारे एग्जाम ओरिएंटेड ही लिए हैं। जो ये आए हुए हैं वही लिखे हैं पॉइंट, एक्स्ट्रा नहीं लिखा है कुछ भी। तो एग्जाम्पल पे आप ध्यान देंगे। अगला है निडीरिया। ये सी से शुरू होता है लेकिन सी साइलेंट होता है। निडीरिया, ये जलीय जीव होते हैं, एक्वेटिक। ये परपोषी होते हैं यानी हेटेरोटॉप्स होते हैं। ये अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। इनमें अंग नहीं पाए जाते हैं, ऑर्गन अब्सेंट होते हैं। इनकी मेन प्रॉपर्टी होती है जो आपको बिल्कुल याद ही रखनी है कि इनमें ब्लड नहीं होता है। इनमें ब्लड नहीं होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा, पोरपिटा, कोरल, ओबेलिया। नेक्स्ट अगला है टेनोफोरा। ये भी सी से स्टार्ट होता है लेकिन सी साइलेंट है। टेनोफोरा, प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ये जलीय जीव होते हैं, इनमें भी ब्लड नहीं होता है। ये पारदर्शी होते हैं, मीन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। मेन प्रॉपर्टी है इनकी, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। एग्जाम्पल जेलीफिश, जेलीफिश यहीं पे आती है, इसलिए इनको ट्रांसपेरेंट वालों का एक अलग ग्रुप बनाया गया था, टेनोफोरा। जेलीफिश यहीं आती है। जेलीफिश का दूसरा नाम है जेलीफिश का ऑरेलिया, तो जेलीफिश को ऑरेलिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थीस। प्लेटीहेल्मिन्थीस, अब यहाँ पे प्लेटी वर्ड है। प्लेट का मतलब होता है चपटा, बिल्कुल सपाट, चपटा। हेल्मिन्स का मतलब होता है साइंस में कृमि यानी वॉर्म। तो चपटे हुए जो भी कृमि होते हैं वो सब प्लेटीहेल्मिन्थीस में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी देखते हैं। इनमें रिप्रोडक्शन मीन्स प्रजनन कैसे होता है? लैंगिक, अलैंगिक, ठीक है। ये द्विलैंगिक होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इनमें आहार नाल नहीं होता है। आहार नाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता है। ये परजीवी होते हैं, मीन्स पैरासाइट होते हैं, यानी ये फ्री नहीं होते हैं, फ्री स्टेट में। एग्जाम्पल टीनिया और फाइजेलिया यानी फाइजिला, जो भी पढ़ें आप। टेनिया को ही हम टैप बॉर्म बोलते हैं, दूसरा है फाइजिला। आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स। अगला है नेमोटोडा। नेमोटोडा
ये होते हैं गोलक्रमी भाई, जब चपटे होंगे तो गोल भी होते होंगे, ये गोलक्रमी है, राउंड वॉर्म है। ये फ्री स्टेट और पैरासाइट दोनों टाइप के होते हैं, स्वतंत्र रूप में भी हैं और परजीवी भी हैं। इनमें प्रजनन होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही, मतलब दोनों जैसी ज़रूरत होती है वैसा ये बना लेते हैं, मतलब दोनों इनमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल एस्केरस, बुचरेलिया, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एनीलीडा। एनीलीडा ये खंड रूपी होते हैं, मतलब सेगमेंट में इनकी बॉडी होती है। इनमें लैंगिक प्रजनन होता है। ये फ्री और पैरासाइट प्रकृति के होते हैं, मतलब ये फ्री स्टेट में भी हैं और परजीवी भी हैं। एग्जाम्पल केंचुआ, अर्थवॉर्म, जोंक, लींच। एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, ये जरूरी है। एग्जाम्पल केंचुआ, जोंक कहाँ आते हैं? ये एनीलिडा में आते हैं और इनकी बॉडी खंड में होती है, सेगमेंट में होती है। नेक्स्ट मोलस्का। मोलस्का यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह होता है। जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। सबसे बड़ा कौन सा है आगे बताऊंगा। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। ये बहुत मुलायम, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट को उत्सर्जित करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 को एक्सक्रीट करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी सेफ्टी के लिए। ये उसकी लेयर को सिक्रीट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। एग्जाम्पल आप समझ जाएंगे, ऑक्टोपस को भी यहीं रखा गया है। एग्जाम्पल में देखिए सीपी, घोंगा, शंख वाला जो होता है वो समुद्र के किनारे ये पाए जाते हैं, ये भी एक्वेटिक होते हैं, इससे आपको पता चल जाए। सीपी मीन्स पियल्स ऑयस्टर, घोंगा मीन्स लैंड स्नेल, एप्पल स्नेल, शंख एग्जाम्पल है ये मोलस्का। यह जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह है, यानी ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं। किस तरीके से जुड़े होते हैं? आपने छिपकली के पैर देखे होंगे ना, किस तरीके से जुड़े होते हैं, उसी तरीके से इनके पैर जुड़े होते हैं आपस में। उंगलियों के बीच में एक झिल्ली सी लगी होती है, सारी उंगलियों के बीच में, ये उस टाइप के पैर होते हैं इनके। इनका शरीर भी खंड में होता है, सेगमेंट में बटा होता है। ये परपोसी होते हैं, हिटेरोटॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कीड़े मकोड़े यहीं आते हैं, इंसेक्ट्स। बटरफ्लाई यहीं आती है, तितली। कॉकरोच यहीं आता है, कॉकरोच। क्रेब्स, केकड़ा यहीं आता है। टिड्डा यहीं आता है। मक्खी यहीं आती है आर्थ्रोपोडा में। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइन का मतलब होता है साइंस में कांटे, स्पाइन। तो यानी इनकी डर्मेटा यानी डर्मोलॉजी आपने सुना होगा स्किन के, तो डर्मेटोलॉजी मीन्स स्किन। यहाँ पे डर्म का मतलब आया स्किन, यानी इनकी स्किन पे कांटे होते हैं, स्पाइन होते हैं। ये इस टाइप के जीव हैं जो कि जलीय जीव होते हैं। ये जलीय जीव हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्टारफिश, सी कुकम्बर यानी समुद्री खीरा, ये खाने वाला खीरा नहीं है। सी कुकम्बर समुद्री खीरा, स्टारफिश, इनमें सब में इनकी बॉडी पे छोटे छोटे से कांटे होते हैं। नेक्स्ट रेप्टाइल्स, सरीसृप। ये मुख्यतः स्थल पर पाए जाते हैं। मैंने लिखा है मुख्यतः, यानी मेनली लैंड पे पाए जाते हैं। ये पानी में कम, लैंड पे ज़्यादा। रेप्टाइल्स, इनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इनका ब्लड कोल्ड होता है, कोल्ड ब्लड है इनका, ठंडा रक्त होता है। और इस ठंडा रक्त होने की प्रॉपर्टी क्या है कि ये मौसम के हिसाब से अपना टेम्परेचर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बॉडी का टेम्परेचर फिक्स नहीं है इनका, ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल छिपकली, घड़ियाल, सांप, कछुआ, ये इनके एग्जाम्पल हैं, आपको याद रखना है। अगला फिश, मछली। ये ठंडे रक्त वाली भी होती हैं, नहीं तो पानी में कैसे रहें हमेशा, ये ठंडे रक्त वाली होती हैं। इनमें गलफड़े, गिल्स होते हैं जिससे श्वसन क्रिया होती है। शार्क फिश यानी डॉग फिश बोलते हैं इसको, ये एग्जाम्पल है। हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा। स्टोन फिश, पॉइजनियस फिश, इसमें जहर होता है, जहरीली मछली। स्टोन फिश, ये आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट मैमल्स, स्तनधारी।
ये हाई टेम्पर्ड यानी उच्च तापी व वार्म ब्लड यानी गर्म खून वाले होते हैं, यानी हाई टेम्पर्ड हैं और वार्म ब्लड है इनका, यानी हम लोगों का टेम्परेचर फिक्स रहता है बॉडी का। ये श्वसन अपने फेफड़े लंग्स से करते हैं। इनमें मैमेलरी ग्लैंड होती हैं, यानी दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। एग्जाम्पल मनुष्य, कंगारू, व्हेल मछली, डॉल्फिन मछली, ये इसके एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हम लोगों को, मनुष्य को रोग कितने तरह से हो सकते हैं और क्या रीज़न है इसका, कॉज क्या है। तो हमको परजीवी प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं बीमारियां, जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा, हेलमिंथस के द्वारा, विषाणु वायरस के द्वारा, फफूंद फंगस के द्वारा, और कुछ होते हैं जो आनुवांशिक यानी जेनेटिक होते हैं, जो सिंड्रोम के रूप में होते हैं। अब इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परजीवी यानी प्रोटोजोआ। क्या होते हैं ये? कुछ सूक्ष्म जीव जो हमें आसानी से नहीं दिखते, वो किसी दूसरे जीव या वाहक की मदद से हमें रोग पहुंचाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। मतलब ये खुद से नहीं हिलडुल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, मगर किसी दूसरे जीव के सहायता से हमारी बॉडी तक ये पहुंचते हैं, फिर हमको रोग पहुंचाते हैं। कौन कौन से रोग बीमारियां होती हैं परजीवी से? मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजार और सोने की बीमारी। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये देखिए रोग लिखे हैं, बीच में परजीवी है और राइट साइड में वाहक। मलेरिया कौन से परजीवी से होता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। वाहक कौन है इसका? मादा एनफ्लीज। कालाजार ये फैलता है लिशमैनिया डोनोवानी से, बालू मक्खी इसका वाहक है। पेचिस ये फैलती क्या, ये एक तरीके का रोग टाइप का हो जाता है। इसका परजीवी है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। ये परजीवी या कृमि, ये जो होते हैं वायरस बैक्टीरिया, इनके बारे में, इनके नाम आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर नाम इनके रोग से ही मिलते जुलते हुआ करते हैं। तो कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, बाकी दिक्कत नहीं है। अगला है पायरिया फैलता है एंटी अमीबा जिंजीवेलिस। सोने की बीमारी है जिसका परजीवी है ट्रिपेनोसोमा। ये फैलता है सीसी मक्खी के द्वारा, वाहक है ये। अब पढ़ते हैं हेलमिंथस के द्वारा फैलने वाले रोग, बीमारियां कौन कौन सी हैं जो हेलमिंथस से फैलती हैं। तो नंबर 1 है अतिसार। ये हिंदी मीनिंग है अतिसार। किसका हिंदी मीनिंग है? ये डायरिया का। डायरिया वर्ड की स्पेलिंग पे आप गौर करेंगे, एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन में ये मिस स्पेल्ड के रूप में आता है, गलत स्पेलिंग करके दे दी जाएगी, तो ध्यान रखें आप। ये वैसे तो परजीवी से फैलता है, उसका नाम है एस्केरस लुब्रिकाइडीज। वाहक है इसका घरेलू मक्खी, जो घरों में मक्खियां उड़ती हैं। कौन सा ऑर्गन इससे इफेक्टेड होता है? प्रभावित अंग कौन सा है? तो आंत इससे प्रभावित होती है, जिसमें सूजन स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट है हेलमिंथस का ही फाइलेरिया, जिसको हम हाथी पांव बोलते हैं। ये कृमि वर्म से फैलता है, जिसका नाम है फाइलेरिया बैंक्रोफ्टाई। वाहक है इसका क्यूलेक्स मच्छर वाहक है। इससे कौन सा ऑर्गन प्रभावित होता है? तो हमारे पैर प्रभावित होते हैं और जननांग में सूजन आती है। नेक्स्ट है फफूंद, फंगस से होने वाले रोग। फंगस से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? दमा, अस्थमा, गंजापन, वाल्डनेस, खाज, स्कैबीज, दाद, रिंगवॉर्म और एथलीट फुट। ये रोग जो हैं फफूंद से, फंगस से फैलते हैं। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। दमा कौन से कवक से फैलता है? कौन सी फफूंद है, कौन सी फंगस है? तो वो है एस्परजिलस फ्यूमीगेट्स। इससे हमारे फेफड़े लंग्स प्रभावित होते हैं दमा में। नेक्स्ट है दाद। ये फैलता है ट्राइकोफाइटान लेरुकोसम। इससे हमारी स्किन इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है खाज। ये फैलता है एस्केरस स्कैबीज। इससे भी हमारी स्किन इफेक्टेड होती है। दाद खाजी आप जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है।
गंजापन, तो ये फैलता है टीनिया कैपिटिस से, इसमें हमारे बाल झड़ जाते हैं। एथलीट फुट, ये फैलता है टीनिया पेडिस से, हमारे पैर फटने लगते हैं, अजीब से हो जाते हैं पैर, तो ये टीनिया पेडिस से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आनुवंशिक यानी जेनेटिक कौन कौन से रोग हैं जो हमको फैलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चले जाते हैं जीन्स के द्वारा, गुणसूत्रों के द्वारा, और ये सिंड्रोम के रूप में भी होते हैं। तो कौन कौन से हैं? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये हैं इतने। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या होती है? इसमें लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर सकते हम, जो ये रोगी होता है। इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं, फीमेल से ये रोग फैलता है, बीमारी फैलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे फीमेल्स को प्रभाव नहीं होता है, मतलब ये फीमेल्स को ये बीमारी ना के बराबर होती है, लेकिन फैलती फीमेल से ही है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का देर तक नहीं बनता। नॉर्मली अगर हमें कोई चोट लगती है, बॉडी में इंजरी होती है, तो मिनिमम बोला जाता है 3 से 5 मिनट 6 मिनट के बीच में रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन इस रोग में 24 घंटे तक हो सकते हैं जो हमारा थक्का नहीं जमेगा, खून बहता रहेगा, तो ये रोग हीमोफीलिया कहलाता है। इस रोग की वाहक भी स्त्रियां होती हैं और इस रोग से भी प्रभावित स्त्रियां ना के बराबर होती हैं। नेक्स्ट है टर्नर। ये एक सिंड्रोम रोग है टर्नर। यह रोग स्त्रियों में होता है जिससे उनमें 45 गुणसूत्र ही रह जाते हैं, जिस कारण से वो बांझ रह जाती हैं, मीन्स उनके बेबी नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है। ये बहुत खतरनाक है। 45 गुणसूत्र, यहाँ बात आई गुणसूत्र की। गुणसूत्र संख्या में 46 होते हैं, 46। अगर जोड़ी यानी पेयर की बात की जाए तो 23 होते हैं, तो आपको याद रखना है। इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इस रोग में 45 ही रह जाते हैं स्त्रियों में, यानी एक गुणसूत्र कम हो जाता है। नेक्स्ट है क्लीनेफेल्टर। यह भी एक सिंड्रोम रोग है। यह पुरुषों में होता है, जिससे उनमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, यानी 46 की जगह एक बढ़ जाता है कोई, यानी कोई गुणसूत्र ऐसा है जिसके 2 पार्ट हो जाते हैं, यानी 46 से 47 हो जाते हैं। इस रोग से नपुंसकता आ जाती है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। इसको मैंगोलिज्म कहते हैं, मैंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? मंद बुद्धि हो जाती है, शरीर पे काबू नहीं रहता है, बॉडी अजीब सी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी, आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट है पटाउ सिंड्रोम। इसमें भी मंद बुद्धि हो जाती है, आंखों के रोग हो जाते हैं और ऊपरी होंठ जो होता है वो बीच से कट जाता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग यानी टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, सिफिलिस, कोढ़, गोनोरिया, निमोनिया और काली खांसी। इतने रोग हैं ये जो हमें जीवाणुओं से होते हैं, बैक्टीरिया से। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हैजा कौन से जीवाणु से होता है? विब्रियो कालेरी से होता है, जिससे हमारी आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट है टिटनेस। टिटनेस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से, इससे हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है टाइफाइड। ये होता है साल्मोनेला टाइफी से, इससे हमारी आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट है क्षय रोग यानी टीबी। ये जीवाणु कौन सा है? ट्यूबरकुलोसिस, इससे हमारे लंग्स, फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। इस जीवाणु का नाम है कोरिनी डिप्थीरी, इससे हमारी श्वास नली यानी सांस लेने वाली पाइप जो है, ट्यूब, वो प्रभावित होती है। नेक्स्ट है सिफिलिस। इस जीवाणु का नाम है टेपोनिमा पैलिडस, इससे हमारे जननांग प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया। ये जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इससे हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है गोनोरिया। इस जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई, इससे हमारा मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है प्लेग। इस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस, इससे हमारे फेफड़े और पैर के कारव
पैर के कांरव मीन्स दोनों पैर के बीच की जगह जो होती है वो पैर के कांरव कहलाती है। आप सर्च कर लीजिएगा, इसको मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है काली खांसी। इस जीवाणु का नाम है हिमोफिलिस परटूसिस। इससे हमारा श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। अब आते हैं विषाणु वायरस से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलशोध ये थायराइड होती है, खसरा, हर्पीज, रेबीज, मेनिंजाइटिस, पीलिया जिसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं, ट्रैकोमा। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंजा विषाणु का नाम है मिक्सोवायरस। इससे हमारी पूरे शरीर में इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है चेचक। इस विषाणु का नाम है वेरियोला वायरस। इसमें भी हमारी पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है पोलियो। विषाणु का नाम भी पोलियो है। इससे हमारे गला और रीढ़ की हड्डी में इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बच्चे चल नहीं पाते हैं सही से, मतलब बॉडी पार्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कोई भी पार्ट हो सकता है, इसलिए इसमें रीढ़ की हड्डी मेन मानी जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के पोस्चर जो बनाने में हम कोई भी मूव कर सकते हैं वो रीढ़ की हड्डी की वजह से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है एड्स। ये विषाणु का नाम है इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। वैसे HIV नाम है, तो ह्यूमन मैंने नहीं लिखा है, वो आप ध्यान रखें। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस उसका नाम है। इससे हमारी WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं WBC प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट WBC होती हैं, आपने देखा होगा एड्स वाले व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, और हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए WBC बहुत ज़रूरी है। अब जब इसमें WBC ही प्रभावित हो जाएंगी तो आदमी किसी भी रोग से कभी भी ग्रसित हो सकता है। जो अभी ये कोरोना चल रहा है, इसमें भी हमारी WBC ही प्रभावित हो रही हैं। WBC जनित ये वायरस है कोरोना। नेक्स्ट है डेंगू। ये विषाणु है, इसमें अरबो वायरस। इसमें हमारी सर, आँख और जोड़, शरीर के जॉइंट्स देखा होगा आपने, डेंगू होता है उसके जोड़, शरीर के जॉइंट बहुत दर्द होते हैं, तो इसी वजह से। नेक्स्ट है खसरा। इस विषाणु का नाम है मोरबली वायरस। इसमें भी हमारी पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है पीलिया से हमारा लिवर इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है रेबीज। इसका विषाणु का नाम है रैबिडो वायरस। इससे हमारा तंत्र नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है। नेक्स्ट है हर्पीज, जिसके विषाणु का नाम है हर्पीज। इससे हमारी स्किन इफेक्टेड होती है, सूजन आ जाती है स्किन में इसमें। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस से पूरा हमारा दिमाग, मस्तिष्क प्रभावित होता है। ये जो आप देख रहे हैं, पीलिया का विषाणु नहीं लिखा है, मेनिंजाइटिस का विषाणु नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है ये ज्ञात नहीं है। तो शुरू करते हैं विटामिन चैप्टर। विटामिन इस शब्द का, इस नाम का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने यूज़ किया था? इसका फंक, वैज्ञानिक का नाम था फंक। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये विटामिन्स। इन विटामिन्स से हमको ऊर्जा यानी एनर्जी नहीं मिलती है, तो फिर हम इन विटामिन्स को क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमें हमारे शरीर में रोगों से लड़ने से बचाता है, मतलब बीमारियों से बचाता है, क्योंकि इसकी कमी से बीमारियां हो जाएंगी हमको, इस वजह से हम विटामिन्स लेते हैं। विटामिन्स का काम क्या है? तो फिर अगर ये ऊर्जा नहीं देते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, तो ये हमारे शरीर में जैविक क्रियाएं मीन्स आप ये समझिए मैक्सिमम अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं होती हैं, जैसे कि सांस लेना, पाचन करना, दिल का धड़कना, ये जैविक क्रियाएं हैं। ये सब सही रूप से चलती रहें, इसके लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन्स वैसे तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं वसा यानी फैट में घुलने वाले, और एक होते हैं पानी में घुलने वाले, हमारे शरीर के बॉडी के पानी में, वाटर में घुलने वाले, घुल के जो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। वो विटामिन कौन से हैं? B and C। ये पानी में घुलने वाले हैं, तो आपको याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे, कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, तो B and C। कौन से विटामिन हैं जो बसा फैट में घुलने वाले होते हैं? A, D, E, K। इसको आप पढ़ सकते हैं ADEK।
कुछ लोग इसको कीड़ा पढ़ लेते हैं, KEDA कीड़ा, तो आप जैसे याद रखना चाहें। अब हम एक एक करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैट में घुलने वाले, वसा में घुलने वाले विटामिन्स, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आए विटामिन ए पर। इसका केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। सोर्स यानी हमें किस किस चीज़ से विटामिन ए मिलता है? पालक से मिलता है, गाजर से मिलता है, मेथी से मिलता है, चना से मिलता है और हरी सब्जियों से मिलता है। विटामिन ए का काम क्या है और इसकी कमी से होता क्या है, तो ये जानते हैं। विटामिन ए हमारी आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए। अगर ये नहीं हो, कम हो, कमी से, इसकी डिफिशियंसी से रतौंधी नाम का रोग होता है। और कौन सा होता है? ज़ीरोपैथलेमिया। ये एक रोग, ये 2 रोग होते हैं। रतौंधी में क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें शाम के समय के बाद लोगों को दिखने में दिक्कत होती है, दिख नहीं पाता है सही से उनको। और ज़ीरोपैथलेमिया में क्या होता है? इसमें आंसू नहीं बनते हैं हमारी आंखों में, चाह कर भी हम रो नहीं पाते, आंसू नहीं निकलते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी केमिकल नेम क्या है इसका? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। सोर्स क्या क्या है विटामिन डी के? तो केला है, दूध है, अंडा है, धूप है और मछली का जो भी तेल है, लीवर है, ये फल हैं और भी बहुत कुछ। इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से क्या होता है? एक तो रिकेट्स नाम का रोग होता है जो कि छोटे बच्चों में होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में रिकेट्स, इसमें हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। दूसरा ऑस्टोमलेशिया, ये वयस्क एडल्ट में होता है ऑस्टोमलेशिया, इनकी भी हड्डियाँ टेढ़ी एढ़ी हो जाती हैं। तीसरा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, इससे हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, चटकने लगती हैं और इनमें छेद हो जाते हैं हड्डियों में। आपको ये पोर दिख रहा होगा, वर्ड पोर का मतलब होता है साइंस में छिद्र, छेद। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। सोर्स क्या है? तो तरबूज है, खरबूज है, अनार है, खीरा है, टमाटर है। मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं कि जितने भी पानी वाले फल सब्जियां हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो विटामिन ई की कमी को पूरा करते हैं। अब इसमें पानी की बात आई है, इसका मतलब ये हो गया कि विटामिन ई इज़ आल्सो नॉन एज ब्यूटी विटामिन, मतलब हमारे शरीर की सुंदरता, उसकी चमक बढ़ाने के लिए विटामिन ई की ज़रूरत होती है। तो ब्यूटी विटामिन के नाम से विटामिन ई को जानते हैं। ब्यूटी विटामिन मीन्स विटामिन ई। डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो अर्ली एजिंग होती है, मतलब उम्र से पहले हम बूढ़े या मतलब 20 के हैं, 40 के, 30 के दिख रहे हैं, तो उम्र से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं बॉडी पे, शरीर पे, चेहरे पे। सॉरी, काम आ गया था, मैं चला गया था पॉज करके। हाँ, तो मैं बता रहा था डेफिशिएंसी। तो अर्ली एजिंग होती है, उम्र से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं। और दूसरा जो इसका सबसे खतरनाक है वो है लड़कियां बांझ हो जाती हैं, बांझ हो सकती हैं। बांझ का मतलब स्ट्राइल, मतलब उनके बेबी नहीं होता है। तो इसलिए लड़कियों में प्रेगनेंसी के टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है विटामिन ई। नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम, रासायनिक नाम है फाइलोक्वेनिन। फाइलोक्वेनिन। सोर्स क्या क्या हैं? पालक, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि, मतलब आयरन वाली चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं बॉडी को। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से क्या होता है? ब्लड का क्लोटिंग नहीं होगी, मीन्स रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जब हमें चोट लगेगी तो ब्लड रुकेगा नहीं, बहता रहेगा। विटामिन के हमारे शरीर के किसी घाव से बहने वाले खून को रोकता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट विटामिन B1। अब हम आए हैं ये जो हमारे शरीर के पानी में घुल के यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, वो विटामिन है B एंड C। तो अब हम विटामिन बी को पढ़ेंगे बारी बारी। तो विटामिन B1, इसका केमिकल नेम क्या है? थायमीन। थायमीन इसका रासायनिक नाम है। सोर्स क्या क्या है? चावल, गेहूं, सूरजमुखी के बीज, मूंगफली, मतलब जो भी दाने वाली चीज़ें हैं जिनमें दाने होते हैं, बीज होते हैं, वो चीज़ें। डेफिशिएंसी से होता है बेरी। ये बेरी क्या है? तो मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और शरीर में लकवा भी हो सकता है, मतलब हम कमज़ोर हो जाते हैं मांसपेशियों से, मसल्स वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन B2। इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन या कैरोटीन।
सोर्स क्या क्या है? दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स, मलाई, मक्खन, पनीर, ये सब। काऊ मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स, गाय का दूध सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन B2 के लिए। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? जीभ ज़्यादा लाल हो जाती है और छाले पड़ जाते हैं। और क्या होता है? लिप्स क्रैक होते हैं, होंठ हमारे चटकने लगते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B3। इसका केमिकल नेम क्या है? नियासिन, या फिर कह सकते हैं निकेटिन एसिड। ये एसिड की फॉर्म में होता है इसका केमिकल नेम। सोर्स क्या क्या है? फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मशरूम्स, etc। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? आपने सुना होगा D4 सिंड्रोम, यानी 4D होते हैं इसमें, ये खतरनाक है। सबसे पहले आते हैं D फॉर डायरिया, D फॉर डर्मेटिटिस, इसको पेलेग्रा बोलते हैं। इसमें हाथ की उंगलियां इतनी गल जाती हैं, गल के गिरने लगती हैं, उसको पेलेग्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है डरमेंटिया। डरमेंटिया में क्या होता है? मेमोरी लॉस हो जाती है हमारी, या हम कोमा में जा सकते हैं। उसके बाद फाइनली डेथ। तो ये बहुत ख़तरनाक है, ये विटामिन B की कमी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन B5। केमिकल नेम क्या है इसका? पेंटोथेनिक एसिड। सोर्स क्या क्या है? आंवला, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, मशरूम एंड ग्रीन टी। इसकी डेफिशिएंसी से हेयर लॉस होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और बाल सफ़ेद होते हैं, वाइट हेयर। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसका केमिकल नेम क्या है? पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन। सोर्स क्या है? अनार, चुकंदर, नारियल, सोयाबीन और भी फल हैं, etc। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? माइल्ड अनेमिया। अनेमिया बहुत तरीके की होती है, अभी यहीं मैं 2-3 तरीके की पढ़ाऊँगा। तो ये है माइल्ड अनेमिया। माइल्ड अनेमिया का मतलब क्या है? इसमें RBC बनती ही नहीं है। RBC के आगे मैंने क्रॉस लगाया है, RBC बनती ही नहीं है, रेड ब्लड सेल्स बनती ही नहीं है। इसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और किडनी स्टोन, पथरी हो जाती है किडनी, वृक्क में। नेक्स्ट विटामिन B7। विटामिन B7, इसका केमिकल नेम क्या है? बायोटीन। बायोटीन इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम है। सोर्स ग्रीन वेजिटेबल्स, आंवला, सोयाबीन, मशरूम, etc। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में बाल सफ़ेद होने लगते हैं। नेक्स्ट विटामिन B9। इसका रासायनिक नाम क्या है? मैलिक या फोलिक एसिड। मैलिक या फोलिक एसिड। सोर्स क्या है? एप्पल, कीवी, मैंगो, पपाया, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, etc। इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है? मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया होती है। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? यहाँ पर ए पहले थी वो माइल्ड एनीमिया, ये है मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। इसका मतलब क्या होता है? इसमें RBC बहुत कम मात्रा में बनती है, और RBC कम मात्रा में बनती है। उसके बाद रिक्वायर्स मोर क्वांटिटी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे लड़कियों को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस विटामिन की, क्योंकि हमें RBC को बनाना है, इसलिए विटामिन B9। नेक्स्ट है विटामिन B12। विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबैल्मिन। साइनोकोबैल्मिन। सोर्स है इसका पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, मूंगफली, मछली का तेल, etc। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया ये तीसरे टाइप की एनीमिया है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है। आप देख सकते हैं, मैंने एरो डाउन का सिंबल लगाया है। परनीसियस एनीमिया में हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, तो जाहिर सी बात है खून की कमी ज़्यादा हो जाती है। साइनोकोबैल्मिन का मतलब क्या हुआ? साइनो का मतलब होता है साइंस में ब्लू कलर, ब्लू, और कोबैल का मतलब है कोबाल्ट मेटल यूज़ होती है। तो इसमें आप ये भी याद रखें कि कोबाल्ट मेटल कौन सी विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में। अब आते हैं विटामिन C पर। इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। किसमें पाया जाता है? सोर्स क्या है? अंगूर, संतरा, नींबू, आंवला, बेर और भी सिट्रस फ्रूट्स मीन्स खट्टे फलों में विटामिन C ज़्यादा पाया जाता है। इसका मेन सोर्स सबसे अच्छा पूछा जाए तो अंगूर है, उसके बाद नींबू है, आंवला है, ये सबसे ज़्यादा है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी होती है। स्कर्वी का मतलब
ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से पानी आना। पायरिया अलग चीज़ होती है, उसमें तो हालत ख़राब हो जाती है। इसमें क्या होता है, हल्के से सूजन आ जाएगी तो ब्लीडिंग हो जाएगी थोड़ी बहुत, ये होता है स्कर्वी। और क्या होता है, बाउंड हीलिंग, घाव भरने के काम भी ये विटामिन सी आती है। आपने देखा होगा विटामिन के यूज़ होती है, वो भी घाव भरने के लिए होती है, लेकिन उसका काम अलग है, विटामिन सी का काम अलग है। और एक इसका मेजर पॉइंट है कि ज़्यादा गर्मी यानी ज़्यादा हीट मिलने पर विटामिन सी खत्म हो जाती, नष्ट हो जाती बॉडी से। और आपको एक बात बताऊं, विटामिन बी जो आपने सुना है, विटामिन बी ये हमारी हरी सब्जियों में होता है। तो हमारे घरों में जो सब्जियां बनती हैं उनको हमेशा धोने के बाद न काटने से पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि हम जब अगर उसको काट के धोएंगे तो उसके अंदर जो विटामिन बी थी वो पानी में घुल के साथ बह जाएगी, तो हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, इसकी खोज की थी वाल्टर फ्लेमिंग ने। गुणसूत्र की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। डीएनए और आरएनए, इनकी खोज की थी वाटसन एंड क्रिक, 2 लोगों ने मिलके। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी खोज 2-2, 3-3 लोगों ने की है, लेकिन मैंने एक लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं अभी तक, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जीवाणु, बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। विषाणु यानी वायरस की खोज की थी इवानोविस्की। नेक्स्ट ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रक्त समूह, इसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है आरवीसी की खोज की थी जैन स्वैमर्डम। नेक्स्ट प्रोटीन की खोज की थी गेरार्डस जोहेंस मोल्डर। आपको जो आप सही से प्रोनाउंसिएट कर लें वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन में अलग अलग खोज हुई थी, विटामिन ए की अलग, बी की अलग, सी की अलग, डी की अलग, इस तरीके से। तो अगर केवल आपसे विटामिन पूछा जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी या ये शब्द किसने दिया था, तो वो वैज्ञानिक हैं फंक। विटामिन ए एंड विटामिन बी, विटामिन ए और विटामिन बी, इन दोनों विटामिन की खोज की थी मैककोलम। नेक्स्ट विटामिन सी की खोज की थी वाल्टर नॉर्मन हैवर्थ। नेक्स्ट विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस। होम्योपैथी की खोज की थी सैमुअल्स हानेमन। नेक्स्ट एंटीजन की खोज की थी लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म की खोज की थी हैरिसन एंड स्टेप्टो। डायबिटीज़ की खोज की थी, बेटिंग नहीं है ये, बेंटिंग है, BANTING। आगे अभी एक कोई और खोज की है, वो मैं उसमें बताऊंगा, स्पेलिंग सही लिखी हुई है। नेक्स्ट पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जॉन ई सॉल्क। नेक्स्ट है मलेरिया, ये मलेरिया की खोज नहीं है, ये मलेरिया के प्रोटोजोआ की खोज है, और इसकी जो मेडिकल तैयार किया था, चिकित्सा की थी मलेरिया की, उसकी खोज है ये। तो ये कौन है, रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट, हृदय प्रत्यारोपण, सबसे पहले दुनिया में किस वैज्ञानिक ने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड। नेक्स्ट इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी, ये स्पेलिंग है उसकी, बेंटिंग, जो यहाँ पे लिखा है बेटिंग, ये बेटिंग नहीं है, वेंटिंग। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। BCG का जो टीका लगता है, VCG, इसकी खोज की थी कॉलमेट ने। टीबी वाले बैक्टीरिया यानी टर्बोक्लोसिस यानी क्षय रोग, इसकी बैक्टीरिया की खोज यानी इसके जीवाणु की खोज की थी टीबी के रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी की जाती है, इस कीमोथेरेपी की खोज की थी पॉल इहरलिच। नेक्स्ट प्लेग, ये प्लेग की चिकित्सा के बारे में बात है, प्लेग की चिकित्सा किसने खोजी थी, तो वो हैं हाफकिन। आपको सबसे पहले फिगर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये साइड होती है बायोलॉजी में, ये साइड को हमेशा लेफ्ट साइड बोलते हैं और ये साइड को हमेशा राइट साइड बोलते हैं। अब शुरू करते हैं लंग्स यानी फेफड़े।
सबसे पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद इंग्लिश में इसको जरा सी देर में इसका रिवीजन कराऊंगा। बने रहें आप वीडियो में। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहा जाता है। विज्ञान में फेफड़े को पल्मोनो शब्द दिया जाता है, मतलब साइंस में पल्मोनो टर्म से डिनोट किया जाता है फेफड़े को, यानी लंग्स को। इसका मतलब होता है लंग। फेफड़े के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है। पल्मोनोलॉजी स्टडी टू लंग्स। नेक्स्ट, फेफड़े का रंग लाल या गुलाबी होता है। अगर ऑप्शन में लाल आता है तो लाल लगाएंगे, गुलाबी आता है तो गुलाबी लगाएंगे। ऐसा कब होता है? जब इंसान स्वस्थ है, मतलब कोई धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं पीता है, बिल्कुल हेल्दी है इंसान, तब उसके फेफड़े का रंग लाल या गुलाबी होता है। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, यानी कि 2 होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया था अभी। एक फेफड़ा दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर होता है। देख सकते हैं आप, ये है बाईं ओर, ये है दाईं ओर। फेफड़े का आकार समान नहीं होता है, मतलब ये शेप में समान नहीं होते, जैसे कि आप देख सकते हैं ये इनकी अलग अलग है। ये इस तरीके से है, और ये देखिए यहाँ पर इसमें कट लगा है, लेफ्ट वाले में कट लगा हुआ है। बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं, यानी 2 सेक्टर होते हैं लेफ्ट वाले में। ये है लेफ्ट फेफड़ा, देख सकते हैं आप इसमें। एक तो ये पार्ट है और दूसरा ये पार्ट है, यानी अपर पार्ट, लोअर पार्ट, 2 खंड में बटा होता है। मनुष्य का हृदय इसी बाएं फेफड़े से जुड़ा होता है, यानी कि जो ह्यूमन हार्ट है वो ये जो आपको दिख रहा है ये तिरछा है, जो यहीं पर एडजस्ट होता है ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट, फेफड़े आकार में समान नहीं होते हैं, जैसा कि आपको दिखाया अभी। दायां यानी राइट फेफड़ा बड़ा होता है, ये भी पता चल गया अभी। दाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, यानी 3 सेक्टर्स में डिवाइड होता है। किस तरीके से? ये देखिए अपर सेक्टर, ये देखिए मिडिल सेक्टर, और ये लोअर सेक्टर। वैसे इनको लोब बोलते हैं, इंग्लिश में लोब, LOBE, लोब। नेक्स्ट, मनुष्य के दोनों फेफड़ों को मिलाकर टोटल वजन कितना होता है? तो वजन होता है 1.3 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक होता है वजन। दोनों फेफड़ों को मिलाकर टोटल वेट होता है। नेक्स्ट, फेफड़ों की प्रकृति या आकार एक स्पंज की तरह होता है। स्पंज तो आप जानते ही होंगे, वो जो पानी में डाल दो तो फूल जाएगा और पानी को सोख लेता है। इसी तरीके से हमारे फेफड़े भी वर्क करते हैं। जो भी सिगरेट पीने पे धुआं होता है वो सब सोख लेता है, इसी वजह से आकार बड़ा हो जाता है और खराब हो जाते हैं फेफड़े। फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली लगी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे हम प्लेउरा कहते हैं। इस झिल्ली का काम हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करना है। आपको ध्यान रखना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ये वर्ड हमेशा सेम ही रहते हैं। तो फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली होती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन्स होती है, उस मेम्ब्रेन को प्लेउरा बोलते हैं। कहाँ पर होती है झिल्ली? तो ये आउटर कवरिंग होती है, बहुत ही पतली सी, ऐसे नहीं दिखेगी वो। तो इसी झिल्ली को हम, इसी मेम्ब्रेन को हम प्लेउरा बोलते हैं, प्लेउरा। नेक्स्ट, दोनों फेफड़ों के बीच की खाली जगह को, यानी दोनों फेफड़ों के बीच में खाली जगह होती है, उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम बोलते हैं। कौन सी खाली जगह है? तो वो खाली जगह है ये जो खाली स्पेस पड़ा है, एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को हम मीडियास्टिनम कहते हैं। फेफड़ों का काम क्या होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब गैसों का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज होता है, वो फेफड़ों में होता है। यही काम है फेफड़ों का। अब हम इंग्लिश में इसको रिवाइज करते हैं एक नज़र में। लंग्स की स्टडी को बोलते हैं पल्मोनोलॉजी। कलर कैसा होता है? पिंक। वेट 1.3 to 1.5 kg। शेप कैसी होती है? स्पंज टाइप की। कितने लंग्स होते हैं? 2, लेफ्ट एंड राइट। अगर लंग्स की संख्या पूछे, नंबर ऑफ लंग्स, तो 2, और अगर पेयर पूछे तो 1। नेक्स्ट, लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन राइट लंग। हार्ट इज अटैच्ड विद लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग हैज 2 लोब। जो सेक्शन बताए थे मैंने, 2 खंड में होता है, तो उसको लोब बोलते हैं। राइट लंग हैज 3 लोब।
membrane which cover lungs is known as pleura। जो झिल्ली होती है, आवरण होता है जो फेफड़े के चारों तरफ, उसको प्लेवरा बोलते हैं। दोनों फेफड़ों के बीच में जो स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, यानी स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स, इज नोन एज मीडियास्टिनम। यही थी आज की क्लास।